चुनावी दंगल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ खुर्शीद रब्बानी और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, वो एक ज़माने में इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं और अब जो उनका इन्वेस्टमेंट है, 10 साल से भी ज़्यादा का वो सियासत में है, राजनीति में अब आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसके नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। सियासत में बहुत गहरी पकड़ एक तरीके से इनकी हो चुकी है और राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं ये और इन दिनों इंतखाबात की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ये सँभाल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं ज़फ़र साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ। अभी मेरा ख़्याल कि अभी 1-2 दिन पहले ही आपका दिल्ली आना हुआ है। आप ना जाने कौन-कौन से सूबों के अंदर घूम रहे थे। पहला सवाल यही है कि माहौल क्या है इस वक़्त मुल्क के अंदर? चूँकि दावे भी हो रहे हैं, टारगेट भी फ़िक्स है, तमाम बातें हैं, मगर उसके बावजूद भी फ़ीडबैक और आपके पास जो इनपुट्स हैं, आप चूँकि खुद जा कर के फ़ील्ड में जा कर के देख कर के आए हैं। ईमानदारी से बताइएगा, हवा-हवाई बातें नहीं, सच्चाई। जितने भी स्टेट्स में घूमने का मौका मिला और लोगों से मिलने-जुलने का मौका मिला, प्लस अलग-अलग बुद्धिजीवी हों या अलग-अलग फ़ील्ड के लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से भी साथ में अपने अपने साथ के लोगों से बातचीत करने का जो मौका मिला और अपने सीनियर लीडर्स को जो सुना हमने, उसके बनिस्बत अगर मैं देखूँ तो जो सही मायने में हम इस बार इतिहास बनाने जा रहे हैं। लोग इस इलेक्शन को याद रखेंगे इसलिए कि जिस तरह का सपोर्ट हम देख रहे हैं ज़मीन में, वो किसी और के लिए नहीं, बस सिर्फ मोदी जी के लिए वोट है। वज़ीर आज़म के लिए वोट है। चाहे किसी भी बूथ पे आप जाइए, वोट देने वाला ये नहीं देखता है कि कौन क्या। कैंडिडेट कौन है, वो नहीं देखता। आज के दिन में मैं कह सकता हूँ जनरली लोग देखते होंगे कैंडिडेट, लेकिन इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, वज़ीर आज़म ने पिछले 10 साल में काम किया है और हर लोगों के लिए काम किया है, समाज के हर सेक्शन के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया, और इसीलिए चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों तो भी, और ख़ासकर वेलफेयर स्कीम जो है वो लोगों का नज़रिया बदल देता है। इसलिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आपके अकाउंट में बिना भेदभाव के कोई ऐसा नज़रिया नहीं होता कि वो इस कम्युनिटी से, इस कास्ट से, इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, ऐसा नहीं। इस फहरिस्त में उनका नाम है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जाट हो, वो उससे कोई लेना देना नहीं। एक ही चीज़ लेना देना है, वो देश का नागरिक होना चाहिए और देश का नागरिक होने के नाते उसका लिस्ट में नाम है और इसलिए उसको वेलफेयर का स्कीम घर तक पहुंचता है, चाहे अलग अलग तरीके से, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो टॉयलेट के लिए पैसा हो, चाहे वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, चाहे आपको किसान राशन की सम्मान बात निधि हो, हो राशन या भी राशन हाँ, भी हो, हर ठीक चीज़ें है। पहुंचती है। ऐसी पहली बार सिचुएशन आई है कि लोगों के पास नौकरियां भी, पैसे भी कमाने के, जो आप मनरेगा में जो गांव-गांव तक इतना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है सरकार, जो एक मॉडिफाइड मनरेगा है। तो पहले जो मनरेगा था उसमें पैसे डोल की तरह बांटते थे, अब क्या है, काम की तरह देते हैं, मैन आवर्स, मतलब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, आप बहुत सारे जो रूरल सेक्टर, रूरल एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो वो सब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन रहा है तो लोगों की भी जो पैसा लेना और काम करके पैसा लेना, तो अच्छा महसूस करते हैं और उनका पार्टिसिपेशन लेवल भी भाई बहुत हाई है और साथ साथ उनकी इनकम भी बढ़ रही है, और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम से उनके घर तक बहुत कुछ पहुंचाया। तो उनकी भी जो ईज ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको सही मायने में लोग नारा देते थे कि बिजली, सड़क, पानी, ये सब सारी चीज़ें नारा देते थे, उसको ज़मीन में सही तरीके से उतारने का काम मुझे लगता है पहली बार वज़ीर आज़म ने किया और है। वो आप कह रहे हैं कि उसका सीधा फ़ायदा जो है, वो अब इलेक्शन में मिल रहा है। चूँकि दावे जो हैं, वो बहुत सारे हो रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के अपने हैं, इंडी गठबंधन जो है, उसके अपने दावे हैं। मगर आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो 400 पार का टारगेट दिया है प्राइम मिनिस्टर ने या नारा जो दिया है या सेट किया है पार्टी ने, उसको ईज़िली जो है अचीव कर रही है पार्टी? देखिए, फाइनल आंकड़े क्या आते हैं, ये मुझे अभी इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो सकती, 4 जून को ही होगी। लेकिन जो हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा, जैसे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने, या स्वयं प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसके अनुसार, और जो ज़मीन में हमने खुद देखा है कि एक अलग से एक जो है सपोर्ट लेवल क्रिएट हो गया है प्रधानमंत्री जी के लिए, चाहे वो लाभार्थियों का हो, चाहे वो ऐसे लोग जो, उनको पता है कि देश में एक मजबूत सरकार चाहिए, ये सोच के देश जो है, देशवासियों की ऐसी सरकार जो देशवासियों का ख्याल कर रही है, देश का ख्याल कर रही है और दुनिया में भी देश का डंका बजा रही है, वो सरकार और उसकी लीडरशिप जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लीडरशिप के नाम पे, और बहुत सारे लोग जो मोदी जी के नाम पे भी वोट देना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है इस बार जो भी हमने आंकड़ा दिया है, हमको लगता है वो हम आराम से पार करेंगे। 310
5वीं फेज तक हम पार कर गए थे। चूंकि इंडिया ब्लॉक जो है वो भी कह रहा है कि ये 400 पार नहीं 400 हार, और उनके अपने दावे हैं। सीताराम येचुरी जो है वो अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि 300 क्रॉस कर चुके हैं हम भी। तो एक तरफ होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 310 5वें फेज तक, दूसरी तरफ सीताराम येचुरी और इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लीडर्स ये दावे कर रहे हैं। तो आप किस पर भरोसा करें? जनता जो है वो सोच रही है कि भाई भरोसा किस पे करें। आप मुझ पे भी भरोसा मत कीजिए, आप उन पे भी भरोसा मत कीजिए। एक बार ज़मीन का खुद से दौरा कीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं तो कहता हूँ कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाइए, एक नाम आपको बहुत प्रोमिनेंस के साथ आएगा, देश का प्रधानमंत्री। लोग चाहते हैं कि भाग दौड़ देश की उनके हाथ में हो, और उसकी वजह भी मैंने आपको बताया। जिस तरह से उन्होंने देशवासियों को मजबूत किया है, जिस तरह से ईज ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सही से ज़मीन पर उतारा है, जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमी में जिस तरह की सुधार लाई है, जो एक अर्थव्यवस्था थी, बिल्चर मराती इकोनॉमी थी, आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है और मजबूत इकोनॉमी है। जितने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है बहुत स्ट्रांग लगते हैं, और जो भी आपको हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आता है उससे समझ में आता है कि देश का प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेता है वो देश हित में लेता है। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी डेटा भी यही बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, और भी इससे बेहतर होगी, इसके भी संकेत दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देशवासी क्या चाहेंगे? देशवासी चाहेंगे कि एक मजबूत सरकार हो, एक स्थिर सरकार हो, और एक ऐसी सरकार हो जिसकी बागडोर एक ऐसे इंसान पे हो जिसमें पॉलिटिकल विल हो और देशहित का जज्बा हो, देशवासियों के लिए काम करने का जज्बा हो, और देश को दुनिया में के प्लेटफॉर्म पे एक मजबूती से रखने का इरादा हो। और ये सारी चीज़ों को जब आप परखते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप पाते हैं इसमें 100% खरे उतरे हैं प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में। इसलिए इस बार का इलेक्शन मुझे लगता है सबसे आसान इलेक्शन होगा इस देश के इतिहास में, इसलिए कि हर आदमी चाहता है कि प्रधानमंत्री वही रहे। तो इंडिया ब्लॉक का कुछ असर नहीं दिखता? क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, जो वोट शेयर है 2019 के हिसाब से बात करें तो इनके पास 50% से ज़्यादा वोट शेयर है। इंडिया ब्लॉक के पास जितनी भी पार्टियां हैं अलग अलग स्टेट में मजबूत है, वो सब मिल करके लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, तो कोई बहुत ज़्यादा असर आप कह रहे हैं कि उनका नहीं है। इंडिया ब्लॉक वाले सब झुंड बना के, वो झुंड जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करे। उनको देश की चिंता नहीं है। खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने ज़ाती फायदे के लिए, खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये सब सारे चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो इलेक्शन में जाते हैं। और हम यहाँ पर पद की कोई हमारे यहाँ चिंता नहीं होती है। पद एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी पार्टी में दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी जब देते हैं किसी को, तो किसी को भी काम देते हैं, वो काम के नज़रिए से देखा जाता है। तो हमारा नज़रिया रहता है कि इस माध्यम से हम लोगों की सेवा करें, जनता की सेवा करें, जनता के बीच में जाके जनता की बात करें और जनता के हित की बात करें, और वही चीज़ उनके जो फीडबैक है उनको वहाँ तक अपने मैनिफेस्टो तक लाएं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। इसलिए लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीता है, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, वो भरोसा, वो एतबार और वो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो वोट में तब्दील हुआ, और उस वोट की तब्दीली की वजह से अब रिजल्ट में भी आपको वो बहुत प्रमुखता से दिखेगा। राहुल गांधी बहुत सारे वो इश्यूज उठाते हैं, इंडिया ब्लॉक के दूसरे लीडर्स भी, मगर खास तौर से राहुल गांधी, और वो नौजवानों के मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी का मसला उठा रहे हैं, महिलाओं से जुड़े बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो उन्होंने उसको 5 न्याय और 25 गारंटियों का नाम दिया है, और अलग अलग उसको, हालांकि बीजेपी ने कहा था कि ये तो मुस्लिम लीग का उनका घोषणा पत्र है, मगर वो बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं। महंगाई का भी मुद्दा वो उठा रहे हैं, और अडानी अंबानी का भी मसला वो लगातार उठाते हैं, और अडानी अंबानी को लेकर के प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो बोल चुके हैं। पहली बार इस तरीके से उन्होंने जबान बोली। तो देखिए, वो जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी उठा रहे हैं। इधर आप कह रहे हैं कि डिलीवर किया है, इसीलिए भरोसा ज़्यादा इनका है। नौजवान जो तबका है, जो नौजवान है इस मुल्क का, जिसको अग्निवीर के नाम पर भी कई बार इंडिया ब्लॉक के लोग कह रहे हैं कि उन्हें गुमराह किया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके रोल को आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो इश्यूज़ हैं जिनको राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के लोग उठा रहे हैं, क्या उनका कुछ आप कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है? ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। राहुल गांधी की जो स्पीच लिखते होंगे, उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत सारे चीज़ उनको ही मिसलीड कर दिया है। मैं राहुल गांधी जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनकी स्पीच राइटर और ख़ुद उनकी डिलीवरी, दोनों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। उनको लगता है कि आम दिया जाता है लिख के, और इमली बोलते हैं। तो इसलिए मैं किसको रिस्पॉन्सिबल करूँ उस पूरे गलतियों के लिए, वो किसको ठहराऊँ मुझे मालूम नहीं। लेकिन
राहुल गांधी जी जब बोलते हैं वो भूल जाते हैं कि क्या लिखा है पेपर में, और इसलिए वो गलत सलत बातें बोल जाते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं मिसलीड करने का काम करते हैं। इसलिए उनकी बात का भरोसा ना तो उनके पार्टी के, ना तो उनके अपने साथ के, या ना तो उनके परिवार के लोग को रहता है। वो डरते हैं कि क्या राहुल गांधी जी जाके बोल देंगे, किधर भटक जाएंगे। आज जो है, अगर वाकई आप एनालाइज कीजिएगा तो देश की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है और अगले 5 साल में आप देखिएगा देश कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। विकसित भारत का कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में इमेजिन करना इस देश के प्रधानमंत्री में, किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं थी कि आदमी विकसित भारत मतलब एक डेवलप्ड नेशन कहलाए, उस दिशा में काम करना है। ये प्रधानमंत्री की सोच है। उनका उनका ये सोचना कि हम अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाएंगे जिसमें सेल्फ रिलायंस बहुत हो। हम एक्सपोर्ट जो ऐसी जगह जो खाली इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और बाहर से निवेश करेंगे, लेंगे। तो बाहर से आप देखिए जो निवेश हो रही है इंडिया में, उसमें आप देखिए कितनी बड़ी वृद्धि हुई है, और आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होगा। इसलिए कि दो चीज़ों की कमी थी, पिछली सरकारों ने तो काम किया नहीं कि अगर आपको बाहर से निवेश चाहिए और देश के प्रोजेक्ट को, जाहिर है आपको ग्रोथ कैपिटल चाहिए, तो बाहर से ग्रोथ कैपिटल आते हैं, तो चाहिए तो उसके लिए आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पॉलिसी मेजर्स होना चाहिए, पॉलिसी इनिशिएटिव ऐसी होनी चाहिए कि उनको सपोर्ट हो और उस निवेशक यहाँ निवेश करे। इस सारी चीज़ों का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में किया है। सरल किया है कई चीज़ों को जो है कॉम्प्लिकेशन सा उसको ख़त्म किया, रेड टेपिज्म ख़त्म किया है। और इसीलिए इनके समय में जो $250 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट आया था FDI, हम ऑलरेडी 700 बिलियन पार कर चुके, क्लोज टू $1 ट्रिलियन है। तो ये समझ में आता है कि लोगों का, इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर का, लोकल इन्वेस्टर्स का भी, और जो तकलीफ़ें थी इस इकोनॉमी में उसको दूर किया, और साथ साथ लोगों का ख्याल रखा। इसलिए लोग उनके साथ खड़े हैं, और मुझे लगता है कि इतनी मजबूती से खड़े हैं कि इंडिया ब्लॉक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो 100 सवा 100 से क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपने कहा कि जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और हर शोबे के अंदर या हर फील्ड के अंदर काम हुआ है, मगर जो कर्ज था इंडिया के ऊपर, मतलब जो भारत के ऊपर जो कर्ज था, वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी शायद 3 गुने का करीब, यूपीए के हुकूमत के दौर की बात करें और अब की बात करें, तकरीबन 3 गुना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो अलग है, उसके ऊपर जो है वो, चूंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, तो ये जो कर्ज है मुल्क के ऊपर, जो इतना कर्ज बढ़ रहा है, ठीक है डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, ये हर किसी के ऊपर, हर कोई नागरिक जो है फिर वो कर्जदार हो गया है। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं इस हाँ, इसको मैं कॉन्सेप्ट को। समझाता हूँ। मैं जी। इस पे कोई तनकीद नहीं करूँगा, इसलिए कि समझदारी की बात है। जिसने किसी ने भी कमेंट किया होगा उसकी समझ की कमी होगी। जी। देखिए, एक तो उस वक्त का जो साइज ऑफ द इकोनॉमी थी, GDP थी, और आज की इकोनॉमी GDP वो कितना बढ़ गया है, वो सबको देखना चाहिए। दूसरी बात कि जो डेट टू GDP जो है, उस पे देखते हैं रेशियो पे, वो डेट टू GDP हमारा आज 82-83% है। आप ज़रा डेवलप्ड नेशन का देखिए, UK का 101% है, US का क्लोज टू 200%, जापान का 225%। जो फिस्कल प्रूडेंस है, जो बहुत मोहतात अंदाजे से जो खर्च करने वाली बात, वो प्रधानमंत्री करते, तभी तो 80% है। जो डेवलप्ड नेशन का 225% है जापान का। ऐसी कई कंट्रीज है, 15 अगर दुनिया के ममालिक उठाइए जो जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उनका डेट टू GDP देख लीजिए। और हमारे पास तो एक्सटर्नल डेट भी नहीं है। ये जो सिर्फ इसमें जो गवर्नमेंट, हम कोई जाके किसी मार्केट से उठाते नहीं पैसा कि बॉन्ड ट्रांजैक्शन, बॉन्ड जो G3 बॉन्ड कर लिया या 144A ग्लोबल बॉन्ड कर लिया, ऐसी बहुत कंट्रीज करती हैं, उन पे प्रेशर आता है। हमारा तो वैसा कोई एक्सपोजर ही नहीं। हमारा ECB एक्सपोजर है, या फिर हमारे जो रुपये में जो हम ट्रेड करते हैं, जो ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, और रुपये में करते हैं, बाहर के इन्वेस्टर उसमें डालते हैं पैसा। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी पोजीशन में, हम बहुत अच्छी पोजीशन में, जिनको अर्थव्यवस्था की समझ होगी उस जानते हैं कि भारत में जो फिस्कल प्रूडेंस का जो फॉलो किया आदरणीय प्रधानमंत्री, और इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जो है नंबर घटने चाहिए। थोड़ा बढ़ा ज़रूर, कब बढ़ा? कोविड के समय में आमदनी कम, ऑलमोस्ट खत्म हो गई, लेकिन लोगों के खर्चे तो है ना, उनको तो ध्यान, देश की जनता का तो ध्यान देना। और खास कर प्रधानमंत्री ने पूरा खजाना खोल दिया था देश की जनता के लिए,
कोविड के समय में पैसा लिया था उस वक्त, ठीक है, लेकिन जिस तरह से फिजिकल प्रूडेंस के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल होती जा रही है, बेटर देन व्हाट दे हैव प्रोजेक्टेड, उससे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सही बागदौड़ सही हाथ में है, और जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही जा रहा है, और जो लोग इसके लिए बात करते हैं वो बिल्कुल उसको या तो ना समझें। इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं आप, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा, और आप बहुत ही बारीकियां उसकी समझाई। मतलब इसका मतलब सब कुछ ठीक है, मुतमईन रहना चाहिए इंसान बिल्कुल को। मुतमईन अच्छा, रहना ये चाहिए। इंतखाबात मुतमईन सिर्फ नहीं, हाँ, जिसकी बुनियाद अगर सही पॉलिसी पे हो, तो इतनी मजबूत बुनियाद रखी है कि इससे नींव मजबूत है, आप ये कह रहे हैं। बहुत इकोनॉमी की जो नींव है वो बहुत मजबूत, आप ये कह रहे हैं। है, और उसके लिए पॉलिसी मेजर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म जो 10 सालों में किया, उसका असर 80 है। करोड़ लोगों को जो ये राशन पहुंचाना पड़ रहा है, हुकूमत के ऊपर फाइनेंशियली कितना बोझ है ये कोई बोझ हुकूमत नहीं के है, ऊपर? आप बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं। देखिए, देश के जो रिसोर्सेज है उसमें आम नागरिक का हक होना चाहिए। अमेरिका में नहीं होता है क्या? इंग्लैंड में नहीं होता है, डेवलप्ड नेशन है, वहाँ भी लोगों के लिए फ्री इलाज, फ्री स्कूल, फ्री फलाना, फ्री ढमकाना क्यों होता है? इतने बच्ची के लिए फ्री एजुकेशन या फिर कुछ अलग अलग सपोर्ट, ये खजाना देश का है और ये आम नागरिक के लिए। ऐसे लोगों को अगर एडिशनल सपोर्ट होता है सरकार की तरफ से, तो जाहिर उनकी जिंदगी और बेहतर होती है। कोई गरीबी रेखा से हमने 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया है, और भी लोग निकलेंगे आगे आने वाले दिन में, और भी, इसलिए कि बहुत सारे जो 25 करोड़ आप कह रहे हैं साहब, और यूपीए के दौर में भी वो 20 करोड़ से ज़्यादा की बात करते हैं कि गरीबी रेखा से निकाला था, तो 45 करोड़ तो ये हो गए। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ठीक है साहब। तो फिर मुल्क के अंदर मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, फिर वो कितने लोग हैं? मतलब ये जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, कंफ्यूजिंग और बात क्या आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये क्या किसी भी हुकूमत का अचीवमेंट के उसमें आएगा जुमरे में? क्या किसी भी हुकूमत के लिए अचीवमेंट की बात है कि अपने नागरिकों को 50% से ज़्यादा लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, इसको आप उस नज़रिए से मत देखिए, उसको नज़रिए से देखना चाहिए उनकी भागीदारी है देश के रिसोर्सेज में, उनका हक है, और वो हक जो उनको दिया जा रहा है, अगर उनको कोई, अभी आप जैसे फॉर इंस्टेंस कोई जॉब में रहता है, उसको सैलरी मिल रही है, जब उसको बोनस मिलता है तो कितना खुश होता है कि एडिशनल इनकम है। क्यों? काम तो वही कर रहा है जो उसको काम करने के लिए सैलरी रखा गया है, लेकिन ऊपर से या कुछ आपको दिवाली या ईद या किसी समय में, त्यौहार के समय कुछ एडिशनल मिलता है, तो कैसा लगता है? इंसान को अच्छा ही लगता फील है। गुड होता है, आप कह रहे हैं उनको भी फील गुड हो रहा है? बिल्कुल, उनके लिए भी, उनको भी एडिशनल अगर बोनस के तौर पे कुछ मिल रहा है, इतनी सारी चीजें मिलने के बाद ये भी मिल रहा है, तो उनकी जिंदगी भी बेहतर हो रही है। और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हम देश के नागरिक को मजबूत बनाएंगे, उनका हाथ थामेंगे मजबूती से और उनको मजबूत करेंगे, और वही करने का काम कर रहे हैं। अगर देशवासियों के लिए पैसा खर्च हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर आप देखेंगे फिजिकल डेफिसिट, वो हम कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, फिजिकल प्रूडेंस मेंटेन कर रहे हैं, और उसको हमने जो भी टारगेट रखा अचीव कर रहे हैं, और साथ साथ टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। आप देखिए तो ज़रा जीएसटी कलेक्शन, तमाम चीज़ें ठीक है। मैं कुछ बयानों की बात करूंगा साहब। देखिए, इंतखाबात के वक्त ज़बान जो है वो कुछ लीडर्स की, और सबकी नहीं मगर कुछ लीडर्स की कड़वी होने लगती है। जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी थोड़ा सा कड़वाहट उनकी ज़बान पर अक्सर आ जाती है। चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर के लिए तो तलाक से कह करके बात की, और आजकल कुछ वो जर्नलिस्ट के लिए भी जो है वो चमचा चमचियों का इस्तेमाल करें, इस तरह के अल्फाज का, वो ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आसाम के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अगर हम देखें बड़े लीडर्स हैं ये, अगर ये किसी एक लेवल से नीचे जाकर के बात करेंगे तो फिर सवाल उठते हैं। ठीक है भाई, आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, तमाम स्कीमें दे रहे हो, मगर 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन दिया, उन्हीं में से बहुत सारे लोगों को फिर आप जो है वो उल्टे सीधे ज़बान बोल करके उनको चढ़ा भी रहे हो। तो मैं पहला तो एक नॉर्मल सवाल मेरा यही है कि इस तरह की ज़बान, चाहे वो राहुल गांधी की हो या प्राइम मिनिस्टर की हो, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए एक अच्छे समाज में? आप किस जरिए से ये सब बातें करें मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लोगों के लिए चिंता जताई है, और उनको आश्वासन दिया है कि देश में जो है वो कानून का निज़ाम रहेगा, और हर देश का वासी जो है, नागरिक जो है, उसको मजबूत बनाने का काम जो है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने गारंटी दी है, जो हम लोग कहते हैं उसकी भी गारंटी उन्होंने ली है कि हम अच्छा करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। अब ये इंतखाब के समय में कभी एक ऊपर नीचे, एक कमेंट यहाँ, एक कमेंट वहाँ, उसको लोग नज़रअंदाज भी करते हैं, इसलिए कि ये तो इलेक्शन के, जब भी आप देखते हैं, जब आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखिए, वो जब फील्ड में रहता है तो आप उसको, वो नॉर्मल आप जैसे बात करते हैं वैसे तो बैठ के इंटरव्यू करते वक्त नहीं, जब जो कहता है तो कभी चेस्ट थम्पिंग करता है, कभी फाइवर करता है, कभी खुद चिल्लाता है बहुत, इसलिए कि वो अपने आप में वो एक तरीका है
उस कॉम्पिटिटिव फील्ड में उस तरह से। इंतखाबात में भी कभी कभी हो जाते हैं सब, इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देना प्राइम चाहिए। मिनिस्टर सर देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपने नागरिकों को घुसपैठिया कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मतलब जिहादी तक भी बोल देंगे। आपके चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के, जिहादी बोलते हैं वो कहते हैं मैडम किसको कठमुल्ला बोलते है, हैं? कठमुल्ला है, लुंगी पहनते हैं, जब तक ऐसे ही रहेंगे ये। इस तरह की ज़बान ईमानदारी से आप बताइए। देखिए ऐसा नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, अगर एक सूबे का कोई चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, नहीं बट हल्के में नहीं लिया जा सकता। नहीं बिल्कुल, आप जी आपकी बात मैं समझ सक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। उन्होंने किसके बारे में कहा? वो कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एक स्टेटमेंट को मत देखिए, कॉन्टेक्स्ट को देखिए। उन्होंने जब भी कहा है घुसपैठिया, तो बांग्लादेश से आने वाले लोग वही लुंगी पहन के वहीं पर जो है घुस जाते हैं, बॉर्डर से कहीं ना कहीं चुपचाप से घुस जाते हैं। कई जगह पर हो जाता है ऐसा, नाम बदल लेते हैं, सालों से आए हुए हैं, यहाँ के रिसोर्सेज। उन्होंने कहा ना मुस्लिम समाज के लिए कि मैं तो मुस्लिम समाज के बारे में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन घुसपैठिया अगर है इस देश के मुस्लिम चाहता है कि आप जरा आसाम में जाइए, आप आसाम में मुस्लिम समाज के दो तरह के, उनके बिल्कुल साफ क्लैरिटी है कि भाई जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनके साथ उनका अच्छा रवैया नहीं रहता है, मुस्लिम का मुस्लिम के साथ नहीं रहता। क्यों रहता है? क्योंकि देश का रिसोर्सेज जो है वो देश के नागरिक के लिए, चाहे वो कोई हो। और आप देखिए वेलफेयर स्कीम, नहीं, वो ठीक है। 14% हाँ, मुस्लिम है, 15% हो गए, हाँ। लेकिन वेलफेयर स्कीम का लगभग 1/4 1/4 मुस्लिम समाज में जा रहा मुस्लिम है। समाज भी इस बात को मानता है। जब उनसे बात होती है तो बहुत सारी स्कीम्स जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल रहा है, चाहे वो पैसे का भी। ये सच्चाई इसमें कहीं कोई दो ढेर राय बार नहीं से है। करे तो, लेकिन दूसरी आप बात बाहर में जी, दूसरी बात में आपसे आपने कहा कि भाई देखिए घुसपैठी जो घुसपैठी बाहर के हैं बांग्लादेशी। मेरा सवाल ये है साहब, देखिए 10 साल से हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती वाले हैं वो। होम मिनिस्टर जो है वो भी बहुत मजबूत है। एक मतलब जो है एक अलग तरह की पॉलिटिक्स उनकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर किसी को पता है इस बात का। तो उठा करके फेंक दीजिए बाहर घुसपैठियों को। एक सिस्टम है, इंटरनेशनल कुछ लॉज भी होते हैं, शरणार्थी भी होते हैं, तो उनको कौन रोक रहा है? उनके नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को चिढ़ाने का मतलब आपको क्या औचित्य है? देखिए ये बड़े कहाँ से अफसोस मतलब की बात होगा? है कि हाँ। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज देश हित का ध्यान ना रखते हुए वो अपने सत्ता की और सत्ता में जाने की लालसा जो होती है, जो एस्पिरेशन होती है, उसमें कई बार देश की प्राथमिकता है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब अगर एनआरसी हो तो उससे पता चलेगा ना कौन बाहर का है कौन घर का है, उससे तो पता चलेगा। ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए, अब चाहे एनआरसी या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कानून सरकार लेके आती है जिससे ये पता चले कि देश का कौन है, देश से बाहर कौन है, तो आपको नज़रिया साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी मुखालफत ही सिर्फ करते रहेंगे, हर चीज़ को आप एक ऐसे चश्मे से देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम वाले चश्मे से, या मुस्लिम समाज को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ जाती हो रही है, ऐसा नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी ये है कि मुस्लिम समाज बिल्कुल वोट नहीं देना चाहता बीजेपी को। फिर भी बीजेपी वेलफेयर, जहाँ गवर्नेंस मॉडल आता है, बीजेपी का गवर्नेंस मॉडल पर देखिए, बीजेपी ना को तो बहुत राइट सारे- होता है, जी जी। ना तो किसी को किस पर ज्यादती होती है, और कानून अपना काम करता है। लेकिन जो लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके साथ कानूनन कार्रवाई भी करना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल होनी तो चाहिए, कानून के दायरे में होनी चाहिए। वो बिल्कुल बुलडोजर चला करके नहीं होनी चाहिए। नहीं, बुलडोजर जो सच्चाई चलाया जाता है वो इलीगल, उसके लिए बुलडोजर बना है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लीगली किसी को आप बताइए एक भी लीगल जो बहुत सारे किस्से सर बता दूंगा मैं। नहीं है कोई। और जो है वो मध्य प्रदेश का या तो क्रिमिनल हो या तो मध्य प्रदेश के कोर्ट की फटकार के बाद फिर ये कोर्ट ने कहा कि आप इसको कंपनसेट कीजिए, पैसा दीजिए, कि वो किसी नाबालिग ने थूक दिया, फिर वो खबर झूठी निकली और फिर अचानक पता चल जाता है कि ये घर इलीगल बना हुआ है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में भी, एक नहीं बहुत सारे। और वो ये भी सच है कि वो बुलडोज़र कई गैर मुस्लिमों के उस पर भी चला है, ये भी सच है। तो वो नाइंसाफ़ी होती है। बुलडोज़र से इंसाफ हो भी नहीं सकता, मेरा ख्याल, कई बात आप भी मानते हैं। आप कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए नहीं है साहब, रिजर्वेशन का खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, होम मिनिस्टर का बयान हम सुनते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुसलमानों को रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिलवा सकते, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। मुजरे तक की बात कर दी थी अभी तो बिहार में थे, बिहार में कह रहे थे कि भाई अगर ये जो इंडिया ब्लॉक के लीडर हैं, अगर इनको जाकर के मुसलमानों के सामने मुजरा करना हो तो करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखिए क्या है, ये लोग बार बार जो है गलतफहमियां फैला रहे हैं। ये लोग मुस्लिम, देखिए इसी चीज़ का शिकार हुआ है कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा। हमें कभी मिला रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को? आप भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, कभी मिला रिजर्वेशन? नहीं मिला। लेकिन जो इसलिए कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है बहुत साफ है कि धर्म के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब जब धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, फिर कैसे रिजर्वेशन होगा? फिर आप उसको बैकडोर से करते हैं, ओबीसी में ला करके तमाम नहीं तो बैकडोर से किया जाता है ना। आप देखिए फटकार, आप देखिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या आया है। क्या आपने सिर्फ अगर 32 समाज को ले रहे हैं तो उसमें 31 मुस्लिम समाज से है,
45 है तो उसमें से 44 जो मुस्लिम समाज से, इससे समझ में आता है कि आपने वोट बैंक की राजनीति की। ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के। तो आप जानते हैं कि खास के करते हैं कि कोर्ट तो इसको निकाल ही देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये खास कर करते हैं मुस्लिम को गुमराह करने के लिए कि कोर्ट तो निकाल ही देगा, ये तो कोर्ट में खारिज हो ही जाएगा, ये जानते हुए भी। लेकिन मुस्लिम समाज ये नहीं समझ रहा है कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है। मुझे लगता है मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि सारी रिजर्वेशन के बाद जब कानूनन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, और ये भी जानते हुए भी कि वो दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएगी। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट से सब कुछ खत्म हो गया। तो इस बात को नज़रअंदाज हमारी कम्युनिटी को भी नहीं करना चाहिए कि हम डिपेंडेंट रहें, मिलेगा हमको रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता है, कानूनन ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, लेकिन हम फिर उनके झांसे में आ जाते हैं और हम बीजेपी के खिलाफ खड़े जाते हैं। देखिए देश के मुस्लिम समाज के लोगों को कहते हैं कि देखिए अपने वोट को ज़ाया मत कीजिए। वोट जो है आपका, हम ये नहीं करें कि सिर्फ बीजेपी को देखिए, लेकिन वोट जो आपके हित में काम करते हैं उन लोगों के लिए कीजिए। 70 साल का आपने देखा है नज़रिया कि आपको 60 साल में कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। आपकी जो आप देखिए जब सारी रियासतें एक साथ, और जब हिंदुस्तान का फॉर्मेशन हुआ था तो उस वक्त कितनी रियासत, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, ये सब अमीर है। और जो उस वक्त चाहे तो आपको ये बताना पड़ेगा, जानना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट थी। आपको पता है ये 1947 में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि पूरे पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से 60 लाख लोग गए थे, उसमें भी 50 लाख 52 लाख लोग तो पंजाब से गए थे। पूरे देश से मिला के, उत्तर प्रदेश पूरे देश से मिला के 7-8 लोग गए थे। 60 ही लाख लोग गए थे ना उस वक्त, और उसमें से 50 लाख तो 52 लाख तो पंजाब से गए थे। तो मुस्लिम समाज तो एज इट इज रहा और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट थी। लेकिन और मिल्कियत के हिसाब से मगर जो आबादी, जो आबादी वहां पर पहले से थी, वो भी तो उसी के अंदर मैं तो उस देश नहीं, मैं उस वक्त जब डिवाइड के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के बात कर रहा हूँ, उस वक्त लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा इंडिया में मुस्लिम की थी, आपको ये जानना चाहिए। और उसके और सरकारी नौकरी में भी अच्छी खासी तादाद और हर जगह। लेकिन हमने नजरिया क्या, आपको डराते रहे, ये डराते रहे और अपना काम निकालते रहे, आपको एक कोने में रखा वोट बैंक की तरह। मुझे लगता है मुस्लिम समाज को उस डर भय से बाहर निकल के हकीकत का सामना करना चाहिए, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से बीजेपी है। आप जब बात ठीक है सर, देखो ये बात ठीक है आपकी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जमहूरी सिस्टम में, जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी मुल्क में ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मुनासिब है, ना ही किसी कौम के लिए मुनासिब है कि वो एक दूसरे के लिए अपने दरवाज़ों पर ताले लगा दे। मगर चिढ़ाने का काम होता है, ऐसी ज़बान बोली जाती है और मिलाने की कोशिश नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते, वोट देते हैं। वो आंकड़े आपके पास भी शायद क्लियर आते होंगे ज़रूर। कई जगह कैंडिडेट की वजह से जो है वो वोट दिए जाते हैं, कई जगह किसी दूसरी वजह से वोट तो मिलते हैं। मगर इंतखाबात के वक्त जो ज़बान बोली जाती है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं अंदर से। और जब आप किसी को चिढ़ाने का काम करते हैं तो फिर वो आपसे दूर भागता है। ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप सही से एनालाइज करें सिचुएशन, तो वेलफेयर स्कीम में मेरा सरकार ख्याल रखती है, कोई भेदभाव नहीं है। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप क्यों एक ही पार्टी के हराने के, हमारी मंशा क्या होती है हमारी कम्युनिटी की, कि मुस्लिम समाज की एक मंशा होती है कि बीजेपी को हराना है। ये मंशा ही गलत है। आपको सारे वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप हराने की कोशिश करें। हम ये नहीं करें कि सारे पूरे मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट दे दे, लेकिन नज़रिया तो अपना चेंज करे। आप कोशिश करते कि अच्छा चलो कांग्रेस के साथ, सपा के साथ, आरजेडी के साथ, फलाने के साथ मिल जाते हैं। भाई क्यों? वहाँ आपको क्या मिल रहा है? आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो देखिए, फ्रॉम टॉप आपको बॉटम में एकदम बुरी हालत में लाके खड़ा कर दिया, फिर भी आपका नज़रिया चेंज नहीं हो रहा। शायद ऐसा तो नहीं है कि अब कुछ साल से बीजेपी ने मुस्लिम लीडर्स को चुनावी मैदान में उतारना बंद कर दिया, टिकट देना बंद कर दिया, कोई ये वजह तो नहीं है? चूंकि देखिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं राजस्थान का एग्जांपल देता हूँ, मैं ज़्यादातर वहाँ पर काम किया है। राजस्थान में एक वक्त ऐसा भी आया कि असेंबली के अंदर 200 मेंबर थे, मतलब 200 एमएलएस थे, और उन 200 में सिर्फ 2 मुसलमान थे, और वो दोनों मुसलमान बीजेपी से थे। कांग्रेस से एक भी नहीं जीता था, क्योंकि उस साल उस इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी, बीजेपी को 163 सीटें मिली थी आउट ऑफ 200। बड़ी मुश्किल से उसको अपोजिशन लीडर मिल पाया था। तो जब आप टिकट देते हो, आपको वोट भी मिलता है, मगर अब टिकट देना नहीं चाह रही पार्टी, क्यों नहीं दे रही है? तो मेरे ख्याल के आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हो। मैं बता देता हूँ ना। देखिए आप घोर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो जाइए, आप जीत के दिखा दीजिए। पार्टी टिकट, विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। साहब एक बार पार्लियामेंट जीते हैं, लोकसभा
3 बार आपके शहनवाज हुसैन साहब जीते हैं। जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और जो जहाँ पर मुस्लिम में 60-70% आबादी है, वहाँ से अगर बीजेपी का कैंडिडेट जिस दिन जीतने लगेगा, ये सारे तकलीफ टिकट की खत्म हो जाएगी। विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। जो जीतने वाला होगा उसी को देते हैं, जिसकी ज़्यादा उम्मीद जीतने की होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जीतने की होती है, उसको देते हैं। जिस दिन ऐसा होने लगेगा, ये निज़ाम अपने आप ही उनके फेवर में काम करने लगेगा। इसलिए कि ये जो इलेक्शन जो है, उसमें आपका नज़रिया चेंज होगा, तो जाहिर है सब पार्टियों का भी नज़रिया चेंज आपके प्रति होगा। लगता है आपको कि दोनों तरफ से जो है वो कोशिशें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो सच है कि जमहूरी सिस्टम में, जमहूरी निज़ाम में ये ठीक नहीं है रवैया। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समाज भी इस चीज़ को समझने लगा। मेरे मुस्लिम भाई से यही अपील करता हूँ बार बार कि भेदभाव ख़त्म कीजिए। मुल्क के आप भी नागरिक हैं, बाकी समाज के लोग भी नागरिक हैं। किसी एक कम्युनिटी के बारे में आता नहीं कि वो हराना चाहते हैं, किसी एक कम्युनिटी के बारे में आता नहीं कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। आप भी खुद बढ़ चढ़ के बाकी लोगों को दे रहे हो, उसे बीजेपी को भी देखिए। दुश्मनी मत पालिए, मतलब आप बीजेपी को दुश्मनी मत पालिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ, दुश्मनी ठीक नहीं है। देखिए फिर आपको अंदाज हो जाएगा। हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप क्या मेरे साथ खड़े हैं। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा हूँ, कि भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 हमारे लोग थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जो मुस्लिम बहुत सारे थे, लेकिन वहाँ से सिर्फ 2 ही वोट पड़ा। किसका वोट पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसकी पत्नी का। बाकी कोई वोट नहीं दिया। अब उस कार्यकर्ता को कैसा लगता हो कि मेरे पूरे बूथ में जब हम साथ उठते बैठते हैं, 1400 वोट है, उसमें से करीब 600 वोट मुस्लिम वोट है, लेकिन 2 ही वोट पड़े, और वो दोनों हमारे परिवार के सिर्फ। तो ये भी तो कहीं नहीं सोचने की बात है। कहीं मेरे ख्याल से दोनों हाथ से ताली बजती है। सियासी शऊर की कुछ कमी कई बार लगती है आपको? हमारे जो मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं, नॉट लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स, बट जो रिलीजियस लीडर, वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे इस बात को गहराई से समझने लगे हैं कि दूरियां और खाइयां जितनी बड़ी होंगी, उतना ही तकलीफ समाज को ज़्यादा होगी। जितनी खाई कम होगी, उतना ही जाहिर है दूरियों से तकलीफ होती है। नजदीक के अंदर तो मैंने नारे सुने हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, और पसमानदा पॉलिटिक्स वहां पर चली। और बात ये भी होती है कि पसमानदा पॉलिटिक्स पर ज़्यादा बीजेपी तवज्जो दे रही है। जो अपर कास्ट के मतलब जो लीडर्स हैं पार्टी के अंदर, उन्हें हुकूमत में और सियासत में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है पहले की तरह। मैं इन बातों में कोई वजन नहीं देखता हूँ। जाहिर है कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट का काम अगर सरकार कर रही है, तो जो भी कम्युनिटी पीछे रही है, वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको आगे लाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में भी एज ए चीफ मिनिस्टर किया। बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने पेपर में पढ़ा, आप लोगों ने उर्दू पेपर में पढ़ा कि बहुत सारी स्टोरीज छपी उनके बारे में कि किस तरह से। और आप जाके देखिए वहाँ पर कि जब से मुख्यमंत्री रहे, तो वहाँ पर माली हालत लोगों की सुधरी है, और हर तरह का सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी सब जो है वहाँ पर देखा गया है। लेकिन एक बात है, देखिए, ये खाई और ये जो काम सिर्फ पार्टी नहीं कर सकती, बढ़ चढ़ के हमारे रिलीजियस लीडर्स को भी आना पड़ेगा। मैं नहीं समझता। रिलीजियस लीडर अगर आपके साथ आते हैं साहब बीजेपी के साथ, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है, बल्कि रिलीजियस लीडर को तो छोड़ दीजिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, पत्रकार हूँ, मैं अगर कोई मीठा सवाल आपसे पूछ लूँगा तो कल मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाएगा कि मैं आरएसएस का हूँ। उनकी प्रॉब्लम ये है रिलीजियस लीडर की, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने की बात करेंगे, या होम मिनिस्टर से मिलने की बात करेंगे, जेपी नड्डा से मिलने की बात करेंगे, या बीजेपी के लीडर से मिलने की बात करेंगे, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लग जाता है कि ये तो आरएसएस के हैं, ये तो कौम के दलाल हैं। मतलब चक्कर ये है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम को खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो दिन की रोशनी में छुप के रात के अंधेरे में मिलते हैं, उससे अच्छा दिन में मिले ना। लोगों से, अल्लाह तो देख रहा है, लोगों से छुप के क्यों मिलना है? आप उन लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, आप अपने कम्युनिटी की बात करें, तो आपको क्यों सरकारी निज़ाम में अगर कुछ चाहिए, सरकार से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? उनकी बुराई करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनके साथ शाना बर शाना और कंधे से कंधे मिलाकर आप कुछ काम करेंगे, तभी तो कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। मेरा ख्याल है जरूर इस पे कम्युनिटी के मतलब जो हुज हु हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको सोचना चाहिए। चलते हैं, जाते हैं। अब मेरे ख्याल से कोई कबाहत नहीं किसी को कि मिलने में, प्रदेश के वजीर आजम से मिलने में किसी को मुझे लगता है कबाहत नहीं, चाहे कोई भी रिलीजियस लीडर हो, मुझे नहीं लगता। और बहुत बड़ा वेलकम जो है, बहुत गर्मजोशी से प्रधानमंत्री बराबर वेलकम करते हैं, अक्सर बुलाते हैं लोगों को, और लोग आते भी हैं। और जो लोग के दिल में कीना परवर होगा, या कि कहीं ना कहीं वो जो सच्चाई से हट के रहना चाहते हैं, उनके अपने ही दिल साफ नहीं होगा, उन्हें तकलीफ हो सकती है। लेकिन मैं अब नहीं समझता हूँ कि बड़े जितना आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ है।
देश के वज़ीर आज़म से मिलने में या उनसे अपने बारे में बात करने, कम्युनिटी के बारे में, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कम्युनिटी का। और मुझे लगता है कि आपका मैसेज, तो आपके चैनल के द्वारा मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि खाई बहुत बड़ी है, इस खाई को ख़त्म करने की बात करनी चाहिए। आगे जो है हमारा जो जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। बड़ी खाई में मुस्तकबिल उनका अच्छा ये नहीं जो हो आप कह रहे हैं सकता। कि ये बड़ी खाई है, इसे कम करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, ये ज़फ़र इस्लाम साहब तो बोल रहे हैं। क्या जेपी नड्डा के मन में भी यही है? क्या अमित शाह के बिल्कुल मन है, में भी यही है? बिल्कुल है, क्या योगी आदित्यनाथ के मन में भी यही है? बिल्कुल है, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के मन में भी यही है? बिल्कुल, और क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मन में भी ऐसा ही है? बिल्कुल है। और और मैं अगर ऐसा कहता है हूँ, तो फिर वो खतरनाक बयानबाजी क्यों करते हैं? आप बार-बार इन बयानबाज़ी को छोड़िए, कितनी बयानबाज़ी तो टुकड़े-टुकड़े कर देंगे मोदी जी को, मैं उसका एक बार भी ज़िक्र किया? आप देखिए, इमरान मसूद ने कहा टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा मोदी बोटी साहब बोटी को, कुछ बोला था वो उन्होंने। बोटी-बोटी। हाँ, मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। इस बात को बार-बार जितना आप ज़िक्र करेंगे, उतना ही आप लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपकी भी एक कहीं न कहीं नहीं ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। हाँ, कि इस तरह के बयान को चटकदार बना के अपने चैनल को रैलीज़ में चल बोलते हैं सर वो, अरे रैलीज़ में बोलते अरे हैं। भाई, इंतखाबात के टाइम में बड़ी-बड़ी रैलीज़ में वो बोलते हैं। कोई दूसरा लीडर बोलता है, उसको जवाब देने का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत जो है प्रेजेंट कीजिए। मैंने कहा, आपको कॉन्टेक्स्ट दिया कि कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है कि मैं अगर बांग्लादेशियों के बारे में बात कर रहा हूँ, घुसपैठियों का, और जिनको ये नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ बोला, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि मैं पार्टी में हूँ, मुझे वजीर आजम ने खुद कहा है कि मुझे एक मुस्लिम की तरह दिखना चाहिए, ना कि बहरूपिया की तरह दिखना चाहिए, कि जो यहाँ पर मंदिर में घंटा बजाए और गरबे कपड़े तिलक पहने, लगाए, तिलक लगाए, जय वो श्री राम बोले, वैसा नहीं चाहते वो। वैसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हुँ। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक जैसे गुलदस्ता होता है, उसमें एक फूल की तरह होना चाहिए, और वो सब फूल एक साथ खुशबू देती है, उस तरह का उस तरह की सोच है। खुद गृह मंत्री हो या नड्डा जी हो, ये खुद चाहते हैं कि देश के विकास के लिए सबका विकास होना चाहिए, और उसी दिशा में कहाँ भेदभाव करते हैं। भेदभाव तो हमारे फिर वो हमारे देखो, फिर मैं कहूँगा आपको, फिर आप जो है वो कहेंगे नहीं साहब ये वजह है, विनेबिलिटी का मामला है कि टिकट नहीं देते, तो अभी टिकट दिया में ना टिकट। आप यूपी में एक कितने टिकट टिकट दिया? नहीं नहीं, यूपी में, अरे छोड़िए आप जनरल इलेक्शन में, लेकिन यूपी में म्युनिसिपल इलेक्शन 2022 में कोई विधानसभा के लिए टिकट दिया? नहीं नहीं दिया। दिया। लेकिन धीरे धीरे तेलंगाना में कोई विधानसभा में दिया? नहीं दिया। मैं कर्नाटक में कोई विधानसभा मैं में दिया? सुनिए, नहीं दिया। मैंने हमने लोकसभा के इंतखाबात में अब आप 400 उसका सीटों पर तकरीबन लड़ रही है, सिर्फ एक टिकट दिया साहब, ऐसा क्यों? देखिए, फिर मैं मैं राजस्थान का मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा। जवाब देता फिर हूँ। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दूंगा। नहीं यूनुस खान का नहीं टिकट नहीं, काटा, वो इंडिपेंडेंट लड़े और जीत करके आ गए। सुनिए, मैं आपको एक जवाब देता हूँ इस पर, कि आप किसी चीज को जब टेस्ट करते हैं तो छोटे पैमाने पे करते हैं। अभी टेस्टिंग मोड में है पार्टी। बिल्कुल। आप हमने तो टिकट दिया आपको म्युनिसिपल बॉडी में, हर जगह, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह दिया है टिकट। इसके में जिस तरह की कामयाबी, लोग धीरे धीरे उनको, उनका जो जीत कर आए हैं, उनका अपना नजरिया चेंज हो रहा है। जाहिर है इसके बाद से ग्रेजुएट करेंगे इस पे, और फिर ये सब चीजें अभी होंगे। आप कह रहे हैं कि वो 10th 12th का और एग्जाम है, उसके बाद जो है टेंथ एमए ट्वेल्थ और का बीए नहीं, करेंगे नहीं, टेंथ वैसे। ट्वेल्थ करें। देखिए, एक्सपेरिमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। एक बार आप रिस्क नहीं ले सकते, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखते हुए उन्होंने पहले म्युनिसिपल बॉडी में दिया, आगे जरूर यही रास्ता, इसमें आप रास्ता खोलेंगे। जो जो मुझे लगता है कि लोगों ने इस बार टिकट, बीजेपी की टिकट पे काफी लोग जीते, और जो पंचायत का जो बनता है, वो जो चेयरमैन, वो भी मुस्लिम समाज से बना है, तो ये हमारी पार्टी से बना है, और महिला भी बनी है। तो आगे आने वाले दिनों में, जब जाहिर है एक कामयाबी लीड्स टू अनदर कामयाबी, उस कामयाबी से दूसरी और कामयाबी, और इंशाल्लाह आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में, अगर हम सब एक साथ एक ही ऑब्जेक्टिव से, एक ही इससे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके गुलाम हो जाइए, मेरे गुलाम हो जाइए, उनके गुलाम है, इनके वोट बैंक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक मत बनिए, बल्कि आप अपना और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को सोचते हुए, जो सरकार आपके हित में काम करती है उसको, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको दीजिए, लेकिन किसी को हराने का काम के लिए मत लड़िए, अपना वोट जाया मत कीजिए। हम तो जीत रहे हैं, आप सोचिए कि क्या होगा आपका। आप हराने के लिए, सिर्फ आपको कैसे देखा जा रहा है, ये तो सिर्फ हराने वाला है, तो ये क्यों होना चाहिए? अगर किसी एक बूथ से 600 मुस्लिम है, 614 मुस्लिम में से सिर्फ 2 मुस्लिम का वोट हो, और वो भी सिर्फ हमारे दोनों कार्यकर्ता हस्बैंड वाइफ का, तो कैसा महसूस होगा? तो ये भी पार्टी को भी बुरा लगता है, और फिर शायद वो बयानों के जरिए चीजें आ जाती हैं। और वो कैंडिडेट को ही बुरा लगता है कि मैं इतना मेहनत किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, मुझे क्या मिला, मेरा वक्त जाया हुआ। तो ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, दाली दोनों हाथ से बजती है, नहीं
कामयाबी एक हाथ से नहीं बजने वाला। आप हवा में ऐसे हाथ घुमाइए नहीं, जब तक आप शेक हैंड करेंगे तो आपको हाथ थामना पड़ेगा। हम थामने के लिए तैयार है, क्या आप हैं थामने के लिए? मैं तो कह रहा हूं हम थामने के लिए तैयार है, क्या आप हैं थामने के लिए तैयार? आप हराने का मकसद जो है वो खत्म करेंगे। आप इस प्रोग्राम को उस तरह से नजरिए से दिखाइए कि बीजेपी किसी के खिलाफ नहीं है, वरना वेलफेयर स्कीम में खिलाफ हो जाते हैं जहां से एक्चुअल पैसा जा रहा है, नहीं है ना, और नहीं होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मजबूत करेंगे किसी को, जाहिर है आपको फायदा होगा। आप एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक का एक नजरिया होना चाहिए, उसकी कोई हैसियत भी होनी चाहिए, अहमियत भी होनी चाहिए। बिल्कुल सच बात हैसियत तो है। आपने खत्म कर दी, बिल्कुल ठीक हैसियत और है। अहमियत दोनों आपने आपके हाथ में बिल्कुल ठीक है। और दोनों ने आपने जाया कर दिया है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, 4 जून के बाद सियासत में जाहिर तौर पर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव ना हो, मगर जफर इस्लाम साहब का क्या कुछ रोल रहने वाला है? कहाँ अपने आप को वो फिट देख रहे हैं, पार्टी, हुकूमत, या फिर कैसे, मतलब जो है बताएंगे आप? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कौमी तर्जुमान भी हूँ। इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़, चूँकि मेरा वो फील्ड है, उस पर मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता रहता हूँ और मेरा बहुत सारी जगह पार्टिसिपेशन, जहाँ ज़रूरत होती है पार्टी हमको इस्तेमाल करती है। मुझे और भी कोई जिम्मेदारी मिली या ना मिले, जो जितनी जिम्मेदारी है उसमें मैं खुश हूँ। और अगर पार्टी में जाहिर है मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती है और पार्टी सबको, जितने कार्यकर्ता सबको कहीं ना कहीं नवाजती है, तो इंसान को सिर्फ उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इंसान को देखना चाहिए कि कितने दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ और पार्टी के लीडरशिप को शुक्रगुजार हूँ कि मैं किसी दरवाजे में भी खटखटाने की हैसियत रखता हूँ, और वो हैसियत मैंने अपने आप नहीं पाई है, वो हैसियत हमारी पार्टी ने दी है, हमारे लीडर्स ने दी है। और उस चीज़ को देखना चाहिए कि एक नहीं, हज़ारों मुस्लिम समाज के लोगों का, कि जब कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पार्टी के लीडर्स शाना बशाना खड़े रहे। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि कभी उन्होंने तफरका नहीं कि मुस्लिम समाज का तो इसको फ़ायदा नहीं होना चाहिए, चाहे पुलिस में हो चाहे कहीं भी हो। हमने हज़ारों बार रिक्वेस्ट किया और पार्टी ने बराबर उसको रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्स मिलता है। रिसेप्टिवनेस बहुत है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पार्टी हर को एक नज़रिए से देख रही है। क्या आप उस नज़रिए से पार्टी को देख रहे हैं? ये नज़रिया पहले अपने गरिबा में नजर और नजरिया दोनों बदलने की जरूरत है। अपने गरिबा में झांक कर देखिए, क्या खामियां मेरे ख्यालों में है। अगर वो ख्याल सही नहीं है तो कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव द बैड इंटेंट इट विल लीड टू बैड कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आपका सोचना ही गलत है तो जो फाइनल उसका रिजल्ट होगा वो भी गलत ही होगा। हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद जफर इस्लाम साहब। तमाम तरह की बातें की, बड़ी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दिया और बहुत ही सुकून से, मतलब एकदम एक दायरे में रहते हुए हर बात का जवाब दिया। और इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरियत में ये बात सच है कि ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और ना ही किसी समाज के लिए ये मुनासिब है कि वो एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर ले। बहरहाल इस पर सोचने की ज़रूरत है, पार्टी को भी शायद सोचने की ज़रूरत है और कौम को भी सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।